Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. Today we are going to study the fourth chapter and continue this chapter, heat. So in the previous class we studied that how we can measure hotness of an object. We can measure by its temperature, by reading its temperature through clinical or laboratory thermometer. Okay. Today we are going to study transfer of heat. तो आज हम पढ़ेंगे कैसे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफ़र होता है. सो हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. हमेशा याद रखना कि हीट कहाँ से ट्रांसफ़र होता है. कोई भी हॉटर ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी हीट एनर्जी उसमें होता जो उसमें है, मतलब कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट से एक कोल्ड ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफ़र होता है. एक हॉट ऑब्जेक्ट थोड़ा बहुत जो उसमें जो हीट है तो उसका अगर उसके कांटेक्ट में अगर कोई कोल्डर ऑब्जेक्ट साइड में रखा गया तो इसमें जो हॉटर ऑब्जेक्ट में जो भी हीट एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा उस कोल्डर ऑब्जेक्ट में. ठीक है. व्हेन बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल रीच सेम टेम्परेचर ट्रांसफ़र ऑफ हीट स्टॉप. तो अगर एक हॉटर ऑब्जेक्ट कोल्डर ऑब्जेक्ट के बीच में ही ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो सकता है. या फिर मान लो अगर ऑब्जेक्ट ए, जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. और एक ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट बी है उसका भी टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री. तो दोनों का टेम्परेचर सेम है. अगर दोनों ही गर्म है या फिर दोनों ही ठंडा है या फिर दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वहाँ पे हीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा. ठीक है. हीट तभी ट्रांसफ़र हो सकता है जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा हॉट होता है. ओके स्टूडेंट्स. तो नाउ मेथड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट. तो स्टूडेंट्स देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट्स. बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिस तरीके से हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर्स होता है. तो व्हाट आर दोज मेथड्स. द फर्स्ट वन इज कंडक्शन, सेकेंड वन इज कन्वेक्शन एंड द थर्ड वन इज रेडिएशन. ओके. तो पहला मेथड क्या है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन. कंडक्शन याद रखना स्टूडेंट्स, कंडक्शन हमेशा सॉलिड्स में होता है. कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में ही कंडक्शन के मेथड से हीट ट्रांसफ़र होता है. लिक्विड्स और गैसेस में कन्वेक्शन की मेथड से ट्रांसफ़र होता है हीट. और कोई भी मीडियम ना हो, सोचो गैसियस मीडियम हो या फिर कोई भी वहाँ पे मीडियम ना हो, तो वहाँ पे क्या होता है, रेडिएशन के रेडिएशन के मेथड से वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होता है. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू study about conduction. So what is conduction? The process of transfer of heat from the hotter end to the colder end of an object due to contact is known as conduction. In solids generally the heat is transferred by the process of conduction. तो conduction process में क्या होता है, जहाँ पे heat transfer होता है एक हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में, अगर उसमें कांटेक्ट मतलब ड्यू टू कांटेक्ट मतलब दोनों को अगर पास रखें या फिर उसके कांटेक्ट में लाएं, हॉटर ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में कोल्डर ऑब्जेक्ट लाएं, तभी जाके ये कंडक्शन का प्रोसेस होगा और इसी प्रोसेस से हीट ट्रांसफ़र होगा. सो इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. तो ये जो प्रोसेस है ड्यू टू कांटेक्ट में जो हीट ट्रांसफ़र ऑफ हीट का जो प्रोसेस है तो ये सॉलिड्स में ज़्यादातर होता है. सो स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर अ पिक्चर ऑफ अ कप ऑफ टी. तो यहाँ पे जो कप में जो है जो वो हॉट कोको है. ठीक है. यहाँ पे हॉट टी है. तो यहाँ पे अगर हम लोग स्पून डाल दें, स्पून क्या है, कोल्ड है, तो यहाँ पे जो हॉट टी के अंदर जो भी हीट एनर्जी है तो ये क्या होगा, धीरे धीरे कोल्ड स्पून में वो चला जाएगा, फैलता जाएगा. ठीक है. तो इसी प्रोसेस को मतलब ये इसका हीट एनर्जी उसके कप का जो टी का हीट एनर्जी है वो स्पून में जो जब ट्रांसफ़र होगा तो इसी ट्रांसफ़र के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कंडक्शन. ठीक है. हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट कप ऑफ टी टू स्पून. ओके. सो जैसे कि ये और एक पिक्चर है जहाँ पे हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय थर्मल कंडक्शन. तो अगर इस कोने में अगर आप लोग हीट दे रहे हो, अगर आप अपने हाथ इस साइड पे रखो तो आप महसूस करोगे धीरे धीरे आपका जो हाथ का यहाँ पे है वो भी गर्म होने लगेगा. क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट हीट दे रहे हैं तो हीट एनर्जी फ्लो कर रहा है कोल्डर के तरफ. ठीक है. तो इसीलिए धीरे धीरे ये भी गर्म होने लगा. तो यही प्रोसेस जो सॉलिड्स में होता है ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑफ हॉटर एंड कोल्डर ऑब्जेक्ट्स, इसी प्रोसेस को बोला जाता है कंडक्शन. ओके. Now we are going to study about conductors and insulators. So what are conductors? The materials which allow heat to pass through them easily are known as conductors of heat.
एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा। सो कंडक्टर किसको बोल सकते हैं हम लोग? कंडक्टर उसी को बोलते हैं जो मटेरियल्स में हीट जल्दी से पास हो सकता है। आपने पढ़ा भी होगा कि इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड दैट वन इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसीलिए तो जो मटेरियल्स में बहुत आसानी से हीट पास हो सकता है, हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, उसी मटेरियल्स को बोलते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ओके, तो एग्जाम्पल क्या क्या है? जो भी मेटल्स पकड़ लो, जितने भी मेटल्स है वो सारे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर और गोल्ड। तो what are insulators? The materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat. Poor conductors are known as insulators. Example wood and plastic. तो जो insulators किसको बोलते हैं? जो मटेरियल से हीट पास नहीं होता है या फिर वो मटेरियल अपनी हीट पास नहीं करने देता है, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। फर्दर उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। ओके, तो एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? वुड है, प्लास्टिक है, ये सब। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हैंडल में प्लास्टिक लिखा हुआ है, फ्राइंग पैन का जो हैंडल है, तो इसका हैंडल किससे बना हुआ होता है? प्लास्टिक से बनाया हुआ होता है, ताकि क्योंकि प्लास्टिक एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, जो हीट को पास करने नहीं देता है, और इसीलिए हम लोग ये हैंडल में लगाया हुआ है ताकि हमारा हाथ ना जल जाए। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन कौन सा प्रोसेस है? तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड्स और एनी वाटर, मीडियम एंड गैसेज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो कौन सा प्रोसेस से हीट ट्रांसफ़र होता है यहाँ पे कन्वेक्शन में? जो जहाँ पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे, जैसे कि लिक्विड से गैसेस में ये हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, आपके यहाँ पे जो टी का केटली है, तो यहाँ पे जो जितने भी कूल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे देख रहे होंगे कि कूल मॉलिक्यूल्स क्या है, वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और वार्म मॉलिक्यूल्स क्या है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो यही प्रोसेस को बोलते हैं फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो गर्म पानी जो है वो ऊपर जा रहा है, और जो ठंडा पानी है वो धीरे धीरे साइड से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन, जहाँ पे क्या होता है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड और गैसेस दैट आर नियर द सोर्सेस ऑफ द हीट गेट हीटेड फर्स्ट। जहाँ पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स और गैसियस मॉलिक्यूल्स जो हीट के ज़्यादा करीब है, वो जल्दी सबसे पहले हीट होता है। ठीक है, और बाकी जो ऊपर है वो धीरे धीरे होता है। दे बिकम लाइटर ड्यू टू द हीट एंड मूव अपवर्ड्स। तो जो कूल मॉलिक्यूल, जो हॉट मॉलिक्यूल्स है, तो वो क्या होते हैं? जब गर्म हो जाते हैं वो मॉलिक्यूल्स, वो धीरे धीरे हल्का होने लगते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ चलने जाते हैं। और जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स है ऊपर रहते हैं, वो क्या होते हैं? हैवी होते हैं, भारी होते हैं, और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, द कोल्डर पार्टिकल्स being heavier take the place, and this process continues until the whole liquid or the gas gets heated. That is why the area above the flame of a candle always feels hot, but the area on the sides of the candle does not. Okay, so जो cold particles है, तो वो धीरे धीरे heavier होने लगता है, मैंने अभी कहा आप लोगों को। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है जब तक हम लोग गैस में वो केटली डाल के रखेंगे, मतलब जब तक हम लोग उसको हीट देंगे, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, और इसी तरीके से एक लिक्विड या फिर कुछ भी लिक्विड और गैस इसी तरीके से हीट होगा। तो इसीलिए अगर कोई कैंडल जलाएं, तो वो भी सेम तरीके से ऐसे ही इसी प्रोसेस से कन्वेक्शन होगा, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे यहाँ पे। जैसे कि द फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? कन्वेक्शन ऑफ हीट इन वाटर। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जब बीकर में पानी रखा गया है, तो वो उसमें भी पानी में मॉलिक्यूल्स है। तो जो मॉलिक्यूल्स कोल्ड होते हैं वो ऊपर की तरफ रहते हैं, और जो नीचे से जो हीट दिया जा रहा है, जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे, अगर जब हीट दिया जा रहा है उनको, तो वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? लाइट हो रहे हैं, मतलब हल्का हो रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो ऊपर चले जा रहे हैं, और साइड से ऊपर के जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स है वो हैवी हैं, तो वो क्या हो रहे हैं? नीचे आ जा रहे हैं। तो जब नीचे आ जा रहे हैं, जब फिर से उनको हीट किया जा रहा है, तो फिर वो ऊपर। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है। तो साइड में यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं कि हॉट वाटर एक्सपैंड। तो हॉट वाटर में जो भी मॉलिक्यूल्स है वो एक्सपैंड होते हैं, और लाइटर एंड राइजेस अप। लाइटर मीन्स हल्का हो जाता है और ऊपर उठ जाते हैं। So similarly in cold water the molecules get heavier and moves down. Okay, तो cold water में क्या हो रहा है?
तो जो मॉलिक्यूल्स है वो हैवी हो रहा है और वो नीचे की तरफ आ जा रहा है। सिमिलरली हियर द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज़ बाय कन्वेक्शन इन एयर। तो ये जो यहाँ पे जो कैंडल जला हुआ है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे। तो जो मॉलिक्यूल्स सबसे पहले हीट हो रहे हैं वो लाइट होके ऊपर जा रहे हैं, और जो मॉलिक्यूल्स ऊपर हैं, कोल्ड हैं, वो हैवी हो रहे हैं, तो वो नीचे की तरफ आ जा रहे हैं। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। नाउ द third method, which is known as radiation. So what is radiation? Radiation is a process of transfer of heat in the form of waves and it does not require any medium. Okay, so radiation एक प्रोसेस है जहाँ पे कोई मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है, वो जहाँ पे जैसा होता है वो वैसे ही हीट ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सन्स हीट रीचेज द अर्थ सर्फेस थ्रू रेडिएशन। जैसे कि हम लोग जो सूर्य की किरणें, सूर्य के जो गर्माहट को जो नीचे आता है, सूर्य के जो रेज़ को हम लोग हीट को जो नीचे आता है, तो वो रेडिएशन के प्रोसेस से ही नीचे आता है। ओके, अर्थ सरफेस में आता है। एवरी हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएट्स सम हीट इनटू द एनवायरनमेंट। तो कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट, जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं वो कोई ना कोई रेडिएशन छोड़ते ही हैं, मतलब रेडिएशन उनमें से निकलता ही है एनवायरनमेंट में। जैसे कि यहाँ पे आग जल रहा है तो इसमें से भी रेडिएशन निकल रहा है। इफ़ यू आर बर्निंग अ कैंडल देन वहाँ से भी रेडिएशन निकल रहा है। ठीक है, तो एवरी हॉट ऑब्जेक्ट गिव्स रेडिएशन। Hence many times an objects get heated just by being near to a hot object. तो उसी के रेडिएशन के वजह से ही अगर कोई गर्म चीज़ के पास हम लोग कुछ भी कोल्ड या फिर उससे थोड़ा कम टेम्परेचर की चीज़ें रखेंगे तो वो भी हॉट हो जाएगा ड्यू टू रेडिएशन। ओके, all hot bodies radiate heat. When this heat falls on some object, a part of it's reflected, a part is absorbed and a part may be transmitted. The temperature of the object increases due to the absorbed part of the heat. Okay, so here ये जो 3 मेथड्स हम पढ़ें तो इसको और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो यहाँ पे अगर दिस बीकर कंटेन सम वाटर इज बॉइलिंग, ओके, सो द मॉलिक्यूल्स विच आर गेट्स हीटेड ड्यू टू हीट व्हेन वी आर गिविंग दिट हीट, तो ये क्या हो रहा है, लाइट हो जा रहा है, मतलब हल्का हो रहा है, और ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊपर के जो कोल्ड वाटर हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स है वो हैवी है, तो वो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। और यहाँ पे कंडक्शन, तो ये जब हम लोग ये हैंडल में हाथ रख रहे हैं, ये जो यहाँ से जो हीट इसको मिल रहा है, तो ये हीट ट्रांसफ़र होके हैंडल में आ रहा है, मतलब ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ओके, कंडक्शन की प्रोसेस की वजह से यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है हैंडल में। तो हम जब यहाँ पे हाथ रख रहे हैं तो वो क्या लग रहा है, हम लोग को थोड़ा गर्म लग रहा है। और ये जो रेडिएशन है, कोई भी हीट ऑब्जेक्ट कहीं भी जहाँ पे भी हीट एनर्जी है, तो ये हीट एनर्जी थ्रू रेडिएशन ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अगर हम लोग साइड में भी गैस के हाथ रखेंगे तो वो गर्माहट जो है हम लोग को महसूस होगा, तो ये ड्यू टू रेडिएशन होता है। तो ये जो फिगर है ये आपका यहाँ पे आपको बताना है कि कहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कहाँ पे कौन सा मेथड हो रहा है, कि कहाँ पे कन्वेक्शन हो रहा है, कहाँ पे कंडक्शन हो रहा है और कहाँ पे रेडिएशन हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे जो गैस जल रहा है तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कौन सा मेथड हो रहा है, रेडिएशन। यहाँ पे जो हैंडल है वहाँ पे हो रहा है कंडक्शन, एंड जो वाटर है वहाँ पे हो रहा है कन्वेक्शन। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट आवर डेली लाइफ, लाइक सी ब्रीज। तो अगर आपका घर कहीं सी के पास है तो आप इसको महसूस कर सकते हैं, समुद्र के पास है तो। सो ये सी ब्रीज का क्या मेथड है, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। तो जो विंड, जो हवा सी से लैंड की तरफ आता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग सी ब्रीज। ठीक है, ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड इन द कोस्टल एरियाज गेट हीटेड ड्यू टू द सन्स रेडिएशन। तो जब सुबह होता है, दिन का समय होता है, तब क्या होता है, कोस्टल एरियाज़ में जो सन के रेडिएशन से बहुत ही लैंड क्या होता है, हीट हो जाता है। तो आफ्टर दैट द सी ऑल्सो गेट्स हीटेड। तो इसी के वजह से क्या होता है, सी भी गर्म होने लगता है, हीट हो जाता है। तो हाउएवर इट टेक्स मोर टाइम टू गेट हीट अप देन द लैंड। ओके, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है हीट होने में। तो हैंस द एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर। तो इसीलिए जो लैंड में जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसमें हीट ज़्यादा होता है। ठीक है, देन द एयर अबव द सी के ऊपर जो भी एयर मॉलिक्यूल्स है उससे ज़्यादा
पहले लैंड के ऊपर जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा हीट होता है, फास्ट हीट होता है. So after that the hot air from the land rises up as it is lighter and the cool air from the sea being heavier takes its place. Okay, so this results in the sea breeze. तो जो hot air है land से वो क्या हो रहा है, फिर राइज हो रहा है. राइज अप अगर जब ऊपर उठ रहा है तो क्या हम लोग क्या पढ़े कन्वेक्शन मेथड में, जो एयर मॉलिक्यूल्स जब हीट ज़्यादा होने लगता है तो वो क्या होता है, लाइटर हो जाते हैं, मतलब हल्का हो जाते हैं, और वो कहाँ राइजेस अप मतलब ऊपर चले जाते हैं. और जो कूल एयर है वो क्या होता है, धीरे धीरे हैवी हो जाता है और वो क्या होता है, नीचे आने लगता है. तो इसी के वजह से क्या होता है, सी ब्रीज. ये जो सी ब्रीज है इसी के वजह से हम लोग सी ब्रीज का जो प्रोसेस है वो हम लोग महसूस कर सकते हैं. ओके, नाउ द अनदर ब्रीज इज लैंड ब्रीज. तो ये लैंड ब्रीज क्या है, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज. तो जो हवा लैंड से समुद्र की ओर जा रहा है उसी हवा को क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज. ओके, ये जनरली रात में होता है. तो ड्यूरिंग द नाइट टाइम द लैंड इन द कोस्टल एरियाज गेट कूल डाउन फास्टर देन द सी. तो वहाँ पे जैसे हमने पढ़ा कि दिन के समय में सी के जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा ठंडे होते हैं, लैंड के जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो गर्म होते हैं. लेकिन लैंड ब्रीज में उल्टा होता है, सी के जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो गर्म होने लगते हैं और जो कोस्टल एरियाज़ के जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो कोस्टल एरियाज़ के लैंड के जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो क्या होता है, कूल्स हो जाते हैं, मतलब फास्ट कूल होता है रात के समय में. द एयर अबव द सी इज़ हॉटर देन द एयर अबव द लैंड. तो वहीं पे उल्टा होता है सी ब्रीज का, जो सी का जो एयर है वो ज़्यादा हॉट होने लगता है और जो लैंड का एयर है वो ठंडा होने लगता है. देयरफॉर द एयर अबव द सी राइजेज एंड द एयर फ्रॉम द लैंड being cool flows towards the sea. This results in the land breeze. Okay, तो इसी के वजह से ये उल्टा एक प्रोसेस है, कन्वेक्शन का ही प्रोसेस है एक. तो इसी के वजह से जो सी का जो एयर है वो राइजेस अप होता है, मतलब वो हॉट है तो वो ऊपर जाने लगता है, तो वो लाइटर हो जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स लाइटर हो जाते हैं और ऊपर जाने लगते हैं. और जो लैंड के एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो हैवी होने लगते हैं और वो नीचे की तरफ जाने लगते हैं. ठीक है, यही इसी का रिजल्ट क्या होता है, लैंड ब्रीज. ओके, तो यहाँ पे आप डायग्राम्स दे सकते हैं लैंड ब्रीज का. नाउ आफ्टर सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज वी आर गोइंग टू स्टडी दैट डार्क कलर एब्जॉर्ब्स मोर हीट एंड लाइट कलर रिफ्लेक्ट्स मोर हीट. ओके, तो यहाँ पे एक डार्क कलर कंटेनर है और यहाँ पे एक लाइट कलर कंटेनर भी है. तो जनरली दिस इज इंटरेस्टिंग फैक्ट, यू शुड ऑल नो दैट डार्क कलर एब्जॉर्ब्स मोर. कोई भी डार्क कलर हीट ज़्यादा एब्जॉर्व करता है, लाइट कलर कम हीट एब्जॉर्व करता है. ओके, नाउ देर आर सम क्वेश्चंस दैट व्हाई डू वी वेयर लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर. तो हम लोग लाइट कलर के क्लोथ्स समर सीजन में ज़्यादा क्यों पहनते हैं. तो द लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट द हीट बैक इनटू द एनवायरनमेंट एंड कीप्स अस कूल ड्यूरिंग द सन टाइम. ओके, समर टाइम. तो जो लाइट कलर्ड क्लोथ्स हम लोग पहनते हैं वो क्या होता है, हीट जो सन से हीट आते हैं, एनवायरनमेंट पे जो भी हीट प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, मतलब हीट को वो जो लाइट कलर अब्जॉर्व नहीं करता है, रिफ्लेक्ट करता है. तो और हम लोग को इसीलिए वो ठंडा रखता है. वाई डू वी वेयर डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर. तो इसी सेम ईयर कि हम लोग डार्क कलर क्लोथ्स विंटर में क्यों ज़्यादातर पहनते हैं. The dark colored clothes absorb the heat from the environment and keeps us warm during winter. तो डार्क कलर क्लोथ्स हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और विंटर में हम लोग को हीट की ज़रूरत होती है, ठंडा होता है तो हीट चाहिए होता है, तो इसीलिए हम लोग डार्क कलर क्लोथ्स प्रीफर करते हैं ताकि हम लोग को वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके और हम लोग को वार्म रख सके. ओके, सो हाउ डू वुलन क्लोथ्स कीप्स अस वार्म. कैसे वुलन क्लोथ्स हम लोग को वार्म रख सकता है, मतलब गर्मी कैसे रखता है वो. The woolen clothes are a bad conductor of heat. Therefore, they do not allow the heat from the body to move out in the environment. As a result, the air present between the woolen clothes and our body becomes hot and this makes us feel warm. तो woolen clothes bad conductor of heat है, मतलब woolen clothes से हीट जो है वो पास नहीं हो सकता है, इसीलिए वो किसको क्या बोलते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो इसीलिए वो हीट को अलाउ नहीं होता है, बॉडी तक पहुंचने के लिए वो अलाउ नहीं करता है, रिफ्लेक्ट होता है.
तो इसी की वजह से इसी का रिजल्ट क्या है, जो एयर जो प्रेजेंट होता है वुलन क्लोथ्स और हमारे बॉडी के बीच में जितने भी गैप्स हैं, जितने एयर प्रेजेंट है वहाँ पे, वो क्या होते हैं, गर्म होते हैं और हम लोग को वार्म फील करवाते हैं। ओके, तो सिमिलरली 2 थिन ब्लैंकेट्स प्रोवाइड मोर हीट देन 1 थिक ब्लैंकेट बिकॉज एयर कैन बी ट्रैप्ड बिटवीन द 2 थिन ब्लैंकेट्स। तो सिमिलरली उसी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम लोग अगर 2 ब्लैंकेट यूज़ करें, ठीक है, 2 पतले पतले ब्लैंकेट्स यूज़ करें तो वो हमें ज़्यादा हीट देंगे, ना कि हम लोग अगर एक ही ब्लैंकेट यूज़ करें तो वो हमें कम हीट देंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर हम लोग 2 यूज़ करें, क्यों हमें देंगे, क्योंकि 2 में ज़्यादा हीट ट्रैप्ड होगा, ठीक है, तो ज़्यादा वो हीट दे पाएगा, और एक में एक ही बार ट्रैप्ड होगा तो वो थोड़ा सा कम दे पाएगा, ठीक है। Now the chapter has ended, students. So moving on to the exercise. So what is the first question? State similarities and difference between the laboratory thermometer and the clinical thermometer. तो इन दोनों के बीच में similarities आपको बताना है, क्या इन दोनों में सेम है और क्या इन दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो सिमिलैरिटीज़ क्या है, बोथ थर्मोमीटर्स कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग, नैरो एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। तो दोनों थर्मोमीटर में ही लंबा और नैरो और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है, ठीक है, ये आपको पता ही है। बोथ हैव अ बल्ब एट वन एंड, दोनों के ही एंड में एक बल्ब होता है, मर्क्यूरी होता है। तो बोथ कंटेन मर्क्यूरी इन द बल्ब, तो उन बल्ब में मर्क्यूरी होता है। बोथ कंटेन सेल्सियस स्केल ऑन द ग्लास ट्यूब, दोनों में ही सेल्सियस स्केल होता है। और डिफरेंस क्या है कि अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर 35 to 45 डिग्री सेल्सियस while the range of laboratory thermometer is -10 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज क्या है, वो कितना टेम्परेचर रीड कर सकता है, 35 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। वहीं पे लेबोरेटरी थर्मोमीटर कितना रीड कर सकता है टेम्परेचर, -10 से 110 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो यही उसका डिफरेंस है। क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ किंक नियर द बल्ब वाइल देयर इज नो किंक इन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में हम लोग जब टेम्परेचर मेजर करते हैं तो एक जॉक फॉर्म जॉक क्यों देना पड़ता है, वो किंक की वजह से। तो वहाँ पे किंक एक बेंट होता है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ऐसा कोई किंक और बेंट नहीं होता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है। सो द सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। तो सेकेंड एग्जाम्पल आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के, तो आप दीजिए। क्या होगा स्टूडेंट्स, आप बता सकते हैं ये। तो कंडक्टर्स का क्या होगा, मेटल्स, आयरन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, ओके। और इंसुलेटर्स का वुड, प्लास्टिक, ये सब हो सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट वन इज द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स, क्या होगा स्टूडेंट्स, हॉटनेस कैसे हम लोग एक चीज़ ऑब्जेक्ट का डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके टेम्परेचर से, ओके। सो बाय इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ डैश थर्मोमीटर। तो एक बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर हम लोग कौन सा थर्मोमीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी मेजर्ड, किससे मेजर नहीं कर सकते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर से। क्यों, क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम तो बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर के लिए हम लोग को लेबोरेटरी थर्मोमीटर का ज़रूरत पड़ता है, ओके। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री, तो टेम्परेचर कौन से यूनिट में मेजर किया जाता है, डिग्री सेल्सियस, ओके। नाउ द फोर्थ वन इज नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ। तो कौन सा प्रोसेस, ट्रांसफर ऑफ हीट के प्रोसेस में कोई भी मीडियम ज़रूरत नहीं पड़ता है, रेडिएशन के प्रोसेस में, ओके। अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क, इट ट्रांसफर्स हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो कंडक्शन की प्रोसेस से एक स्पून में, एक अगर हॉट मिल्क में अगर एक स्पून डिप किया हुआ है, मतलब डुबोए हुए हैं, तो वो ट्रांसफर ऑफ हीट कौन सा प्रोसेस से होगा, कंडक्शन से होगा, ठीक है। क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स। तो कौन सा कलर के क्लोथ्स ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, डार्क कलर। तो क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर, ओके। तो मैच द फॉलोइंग क्या है, फर्स्ट वन, लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग when students, during when, during night, okay. Sea breeze blows during, students, sea breeze blows during day, okay. Dark colored clothes are preferred during winter and light colored clothes are preferred during summer, okay. So and the question number 5 जो है वो अभी मैं आपको लिख के दे रही हूँ।
आप देख पाएंगे। ये आप पहले, उसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ पे कौन कंडक्शन प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, कहाँ पे कन्वेक्शन हो रहा है और कहाँ पे रेडिएशन हो रहा है। तो रेडिएशन कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे ये गैस जल रहा है वहाँ पे होगा रेडिएशन, हैंडल में होगा कंडक्शन एंड पानी में होगा कन्वेक्शन। ओके, 7th नंबर क्वेश्चन का भी आंसर दिया हुआ है। उसके पहले हम लोग 8 का पढ़ेंगे। 1 लीटर ऑफ winter 1 liter of water at 30 degree centigrade is mixed with 1 liter of water at 50 degree centigrade. The temperature of the mixture will be, तो अगर हम लोग 1 लीटर का पानी लेंगे जो जिसका टेम्परेचर क्या है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 1 लीटर का पानी लेंगे जिसका टेम्परेचर क्या है 50 डिग्री, तो अगर दोनों का टेम्परेचर हम लोग मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, मिक्सचर क्या होगा, ये दोनों का टेम्परेचर मिक्सचर क्या होगा, बिटवीन 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड को सेल्सियस भी बोलते हैं, सेंटीग्रेड भी बोलते हैं। ओके, तो बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पे आपके मैंने अभी बोला था कि 5 और 7 का आंसर दिया हुआ है, तो हियर यू कैन सी द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो जस्ट रीड इट एंड यू कैन गेट इट अंडरस्टैंड। ओके, आप इसको अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो द क्वेश्चन नंबर 9 इज एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। द हीट विल, तो एक आयरन बॉल है, मतलब आयरन का एक बॉल है, लोहे का एक बॉल है जिसका टेम्परेचर क्या है 40 डिग्री सेल्सियस है। तो वो अगर एक मग जिसमें वाटर है, मग में डालेंगे तो वाटर का टेम्परेचर क्या है 40 डिग्री सेल्सियस, तो तब हीट कैसे क्या होगा, उसमें हीट का जो भी फॉर्म है, जितने भी हीट है उसमें, तो उसका क्या होगा, हीट का क्या होगा, क्या होगा हीट का, हीट, द हीट विल नॉट फ्लो, बी होगा, द हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। क्यों फ्लो नहीं होगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर तो सेम है। अगर एक का ज़्यादा एक का कम होता तब जाके एक दूसरे से में फ्लो होता, लेकिन दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो इसीलिए द हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर। ओके, Question number 10, a wooden spoon is dipped in a cup of ice cream. Its other end, क्या होगा, अगर एक वुडन स्पून, एक काठ का लकड़ी का जो चम्मच है, अगर वो एक कप ऑफ आइसक्रीम में अगर डाल देंगे तो वो चम्मच का क्या होगा, तो वो इट्स अदर एंड डज नॉट बिकम कोल्ड, डी होगा इसका आंसर। क्यों कोल्ड नहीं होगा, क्योंकि वुड क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हीट कोल्ड कुछ भी फ्लो नहीं होता है, वुड में हम लोग को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो वुड, प्लास्टिक, ये सब चीज़ों में हम लोग को कोल्डनेस, हॉटनेस कुछ समझ में नहीं आएगा, तो ये क्या होगा, डज नॉट बिकम कोल्ड होगा। ओके, स्टेनलेस स्टील पैन्स 11 क्या है, स्टेनलेस स्टील pans are usually provided with copper bottoms. The reasons for this could be that, तो स्टेनलेस जो स्टील के जो पैन्स है वहाँ पे जो कॉपर बॉटम्स, उनके नीचे क्या लगा हुआ होता है, आप अगर नोटिस करेंगे अपने किचन में जाके, जो स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन होते हैं उसके नीचे थोड़ा कॉपर का एक कोटिंग होता है नीचे, जहाँ जो गैस में रहता है। तो ये क्यों, ये कॉपर का कोटिंग क्यों दिया रहता है, बिकॉज कॉपर, सी, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। क्यों दिया रहता है, क्योंकि कॉपर एक बहुत अच्छा हीट कंडक्टर है, मतलब उसमें से बहुत जल्दी हीट फ्लो होता है, स्टेनलेस स्टील से वो अच्छा है, इसीलिए वो जो सरफेस है वहाँ पे कॉपर लगा हुआ होता है, क्योंकि वो गैस के कांटेक्ट में जब गैस जलेगा तो उसमें से हीट जल्दी पास होगा, इसीलिए वहाँ पे कॉपर का कोटिंग दिया हुआ रहता है। ओके स्टूडेंट्स, I hope you all find this chapter very interesting and understood this. So students, do all the notes in your fair copy, learn the notes and read the chapter thoroughly. Okay, do all the exercise questions in your copy. तो आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं जो भी हैं सब अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स को अच्छे से कॉपी में लिखेंगे और एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी अपने कॉपी में लिख लेंगे। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू ऑल हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कहीं भी कोई भी डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम आपका डाउट ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, वी विल मीट सून विद अ न्यू चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।